गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए क्वेश्चंस आप किस तरह के आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब या फॉर्म ऑफ करेक्ट वर्ब, ये आपका क्या होता है? क्वेश्चन श्योर आना है पेपर में। मान लीजिए देता है क्वेश्चन 1, द पेशेंट डैश डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश डैश ब्रैकेट में। ये आपका क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या आप भरेंगे ये देखना। आपने क्या देखा कि दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं। तो आप जब ट्रांसलेशन बना रहे थे तो शुरू में देख रहे थे कि बिफोर से पहले जो हम ट्रांसलेशन बना रहे थे वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बन रहा था, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। इसलिए द पेशेंट के बाद हम क्या लगाएंगे? हैड, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, और जो बिफोर के बाद जो हम ट्रांसलेशन बनाते थे वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता था, और कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। आई arrive at school after the peon ब्रैकेट में रिंग द बेल। अब देखिए, जिसे यह पता नहीं रहेगा कि यदि आफ्टर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आफ्टर से पहले वाला जो हमारा ट्रांसलेशन बना है किस टेंस में है, तो हमने कल ही आपको बताया था कि यदि आफ्टर से जुड़ा है तो जो ट्रांसलेशन पहले बना है वह आपका क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। I arrived at school after the peon had, ये आपका पास्ट परफेक्ट में rung the bell। तो आपने क्या देखा? इस तरह के क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में आते हैं, और साथ ही साथ कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने क्या देखा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा क्वेश्चन आफ्टर से जुड़ा है, तो आई अराइव्ड एट स्कूल आफ्टर द प्यून हैड रंग द बेल।
क्लियर है? तो ये आप अपने मन में बना लीजिए, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें, इसको समझ लें, ये आपके पेपर में आना है। इससे 2-3 क्वेश्चन कम से कम आपको प्राप्त होना है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करें। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला हमारा टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप आज नया टेंस पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी 2 काम होते हैं और दोनों जो वर्क होते हैं वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, वह बिफोर से जुड़े होते हैं। पहले तो हम इसके इजी वे में जो है इसके बनाने के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद बिफोर से जो सेंटेंस जुड़ेगा उसको हम पढ़ेंगे। किस टेंस में पढ़ेंगे? इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर से जुड़ने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें से एक का ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है और एक का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। यह ध्यान रखेंगे आप। तो पहले आप पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसकी क्या पहचान है। लिखेंगे इंट्रोडक्शन। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। किस टेंस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुका होगा, सॉरी पढ़ चुका होगा। किस टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसीलिए वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। शीला प्रश्न याद कर चुकी होगी। वे खेल चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। आप देख रहे हैं जितने हमने बताए हैं, जितने एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, जैसे वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, देखिए अंत में चुका होगा आया है, चुकी होगी आया है,
चुके होंगे आया है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ रहा है तो वह किस टेंस में हो रहा है? वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आप इसे नोट कर लें। नोट कर लिए? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, उसे ही अब क्या करने पढ़ने जा रहे हैं। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है विल है और दूसरी क्या होती है, शैल है। विल है और शैल है। डियर स्टूडेंट्स, पहले ही जब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो उसमें बताया गया था सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग या शैल का प्रयोग करेंगे और उसके शेष अन्य के साथ विल का। तो आज लिखिए आप, यूज ऑफ विल हैव या शैल हैव, यूज ऑफ विल हैव या शैल हैव। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किसके साथ? विल हैव करेंगे और किसके साथ? शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव का प्रयोग करेंगे तथा शेष अन्य सभी के साथ, शेष अन्य सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यदि सब्जेक्ट आई और वी आ गया, तो आप क्या लगाओगे? शैल हैव का प्रयोग करोगे। सब्जेक्ट आई और वी के साथ क्या डियर स्टूडेंट यूज करोगे? शैल हैव। और वी और आई के अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके आएंगे उसके साथ आप क्या यूज करोगे? विल है। जैसे ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, सीता, गीता, ऐसे इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं तो आप क्या यूज करोगे? विल है। क्लियर है? अब हेडिंग पड़ती है फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब जिसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, अर्थात मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, जितने परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो आप कहेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब, अर्थात मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? आप इसे नोट करिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन बनाने का रूल क्या है। ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या है?
अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन बनाने का रूल, नियम, कि हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया है तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, आप उसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी कर्ता होगी उसकी इंग्लिश आप लिख डालेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी जो है उसको लिखेंगे विल है या शैल है, विल है या शैल है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिफ्थ नंबर पर कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो आपने क्या देखा, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है जिसमें नहीं शब्द और क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, उस तरह का यदि सेंटेंस दिया है तो आप उसका ट्रांसलेशन कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख रहे हैं, उसके बाद आप विल हैव या शैल हैव जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिख रहे हैं। अभी देखिए, सूरज पूरब में निकल चुका होगा, सूरज पूरब में निकल चुका होगा। देखिए, सूरज पूरब में निकल चुका होगा, कौन निकल चुका होगा, सूरज दिया है कि नहीं, कौन निकल चुका होगा, सूरज। तो सूरज आपका सब्जेक्ट हो गया, तो आप सूरज की इंग्लिश यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सन। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, द सन। सूरज की स्पेलिंग क्या हो गई, द सन। अब द सन के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल हैव। द सन के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव। अब देखिए, विल हैव के बाद क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, निकलना, जिसे आप उगना कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, राइज रोज, राइजेन, RISEN। अब कहा, पूरब में, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। आपने क्या देखा कि द सन विल हैव राइजेन इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकल चुका है। तो आपने क्या देखा कि सूरज पूरब में निकल चुका है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने क्या बनाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखा, सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो द सन लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लगाया, विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइजेन इन द ईस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं कविता याद कर चुका हूंगा। देखिए, मैं कविता याद कर चुका हूंगा,
कविता याद कर, कौन? मैं यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? शैल है। गुड। आई के साथ क्या लगेगा? शैल है। आई शैल है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद याद करना, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट, LEARNT। उसके बाद क्या याद कर रहे हैं? कविता, अ पोयम, अ पोयम। तो आपने देखा क्या, आई के साथ हमने क्या यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब शैल है। आई के साथ हमने क्या यूज किया? शैल है। ठीक है, आई शैल हैव लर्न अ पोयम। मैं कविता याद कर चुका हूंगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो आप इसे नोट करिए, आगे हम लोग बढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें नहीं शब्द अवश्य दिया हो। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे आप बनाएंगे, ये देखेंगे आप। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें नहीं शब्द अवश्य आएगा। निगेटिव में क्या होगा? नहीं शब्द का प्रयोग किया गया होगा। इसलिए आपसे बता दे रहे हैं कि इसमें शैल है और विल है, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल और एक है, एक विल और एक है। गलतियां हम यही करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा, जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो हम दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बताया था, विल भी है तो विल नॉट भी करते हैं। इसी तरह से विल हैव है तो विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस टेंस में यही गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले आप ड्रा करिए कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। आइए हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, जो भी करता होगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट पहले रख दिए, जो भी करता है। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है वो हम देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आप विल नॉट हैव, मैंने आपको क्या बताया? विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। आपने क्या देखा? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हो रहा है, यही आपको ध्यान देना है। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद आएगा कंप्लीमेंट। क्या आएगा? कंप्लीमेंट। पहले आप सब्जेक्ट कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद विल नॉट है या शैल नॉट है। आप देख रहे हैं विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। यही गलतियां होती हैं डियर स्टूडेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट विल हैव नॉट कर देते हैं, जो कि उनका एक गलत हो जाता है बार बार। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एकदम लर्न कर ले, कंठस्थ कर ले, माइंड में एकदम मेकअप कर ले कि विल नॉट हैव होगी, विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। क्लियर है? अब देखिए ट्रांसलेशन अभी हम लोग बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी मैं लिख रहा हूं तो टेंस को बारे में, तब हम देखिए कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। मधु
गणित के कठिन प्रश्नों को नहीं हल कर चुकी होगी। डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा? मधु गणित के कठिन प्रश्नों को नहीं हल कर चुकी होगी। इट इज निगेटिव सेंटेंस। आप देख रहे हैं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह कौन सा सेंटेंस है? यह आपका निगेटिव है। आइए ट्रांसलेशन बनाते हैं। कौन हल नहीं कर चुका होगा डियर स्टूडेंट? तो मधु की स्पेलिंग लिखिए MADHU, मधु। अब मधु के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव। क्लियर है? विल नॉट हैव, मधु के साथ ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहां हम लिख देते हैं विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, मधु विल नॉट हैव। अब मुख्य क्रिया क्या है डियर स्टूडेंट? हल कर चुकी होगी। सॉल्व्ड, SOLVED। क्या सॉल्व कर चुकी होगी? गणित के कठिन प्रश्नों को। सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ। कह रहा है मधु गणित के कठिन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकी होगी। मधु विल नॉट हैव सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ मैथ। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? देखिए हमने विल नॉट हैव, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखें। पक्षियां चहचहा नहीं चुकी होंगी, चहचहा नहीं चुकी होंगी। चहचहाना, आप सुबह उठते हैं तो पक्षियां देखते हैं चहचहाती रहती हैं, चहचहा अर्थात चर्प करना। तो द बर्ड्स will not have the words will not have chirped। चर्प माने चहचहाना, चहचह जो करती हैं। तो द वर्ड्स विल नॉट हैव चर्प, पक्षियां चहचहा नहीं चुकी होंगी। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट अब आप इसे नोट करिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, नोटेड इट। अब अगला हमारा सेंटेंस चलने जा रहा है, वह है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसका रूल क्या है, कैसे हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। यदि
हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी गलतियां होती हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान से इसे देखेंगे। कह रहा है कि यदि क्या से स्टार्ट हो सेंटेंस, किससे स्टार्ट हो? क्या से। क्लियर है? तो क्या से स्टार्ट होगा तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये देखना है। आप सुनते हैं क्या टीचर्स क्या कहता है, यदि क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दीजिए। अब इसमें विल और हैव हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों तो पहले लगेगा नहीं। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किसके साथ क्या लग रहा है और कहाँ यूज हो रहा है। पॉइंट की बात तो ये है कि कैसे हम यूज कर रहे हैं। यदि आप इसको जान गए तो आपका ये गलत नहीं होगा, न तो एग्जाम में होगा, न तो किसी कंपटीशन में होगा, न तो किसी के सामने आप बैठेंगे तो गलतियां करेंगे। तो आइए कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे इसके फार्मूला को हम देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। पहले देखिए आप क्या करेंगे। आपने कहा कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप सब्जेक्ट जो होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। सही है कि गलत है? गलत है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। यदि क्या से शुरू है तो सब्जेक्ट नहीं उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या देखना है कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल और विल हैव या शैल हैव दोनों साथ यूज हो रहा है या एक। तो डियर स्टूडेंट जब क्या से शुरू है तो आप विल या शैल में से जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी उसे यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिए। यदि कोई सेंटेंस हिंदी वाक्य के क्या से स्टार्ट है और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है तो उसका ट्रांसलेशन उसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दोनों में से जो यूज होगा लिखेंगे। उसके बाद आप सेकेंड नंबर पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट जो भी करता रहेगी। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे? यदि नाट दिया है तो नाट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे? हैव तो लगेगा, नाट का यूज रहेगा तो करेंगे और नहीं तो हैव। विल शैल सब्जेक्ट, नाट है तो नाट नहीं तो हैव। अब फोर्थ नंबर पर आप क्या करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फिफ्थ पर आप ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। और सिक्स पर आप कंप्लीमेंट लिखेंगे जो वाक्य को पूरा करेगा या शेष वाक्य जो होगा। और अंत में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपने क्या देखा? सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं? विल या शैल लिख रहे हैं। उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं?
सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर रहे हैं और नहीं तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हैव लिख रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट का फार्मूला। अब इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वह क्या वह गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। डियर स्टूडेंट क्या दिया है, क्या वह गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क का भी चिन्ह है। तो आपने क्या देखा, यदि क्या से स्टार्ट है सेंटेंस तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले विल या शैल में से जो यूज होगा उसे हम यूज करेंगे। वह के साथ आपका क्या यूज होता है, विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे विल ही, नहीं भी है तो नॉट है, विल ही नॉट है। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, पूरा कर चुका होगा, कंप्लीटेड। क्या पूरा कर चुका होगा, होमवर्क, कंप्लीटेड होमवर्क, होमवर्क कह रहा है। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, क्या वह गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा। कंप्लीटेड ईडी लगा है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है। तो समझ में आ रहा है आप क्या देख रहे हैं कि यदि क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, पहले विल या सेल में से जो यूज हो रहा है उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद हम अपना नॉट है तो नॉट, यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट रहेगा, यदि इंट्रोगेटिव केवल है तो नॉट नहीं रहेगा। यह आप कंफर्म जान लें, यह क्लियर स्पष्ट रूप से जान लें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग अवश्य होगा, यदि केवल इंट्रोगेटिव है तो उसमें नॉट यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या पिताजी कार्यालय जा चुके होंगे। क्या पिताजी कार्यालय जा चुके होंगे। डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा, यह क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया है, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें किस चीज का प्रयोग नहीं हुआ है, नॉट का। देखिए नहीं शब्द नहीं आया है, इसीलिए ये क्या है, ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। कह रहा है क्या पिताजी कार्यालय जा चुके होंगे। कौन जा चुका होगा, पिताजी। पिताजी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, विल। फादर
अब देखिए नॉट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हैव को लिखेंगे, विल फादर हैव गॉन टू ऑफिस। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, विल फादर हैव गॉन टू ऑफिस, क्या पिताजी कार्यालय जा चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा, और आपने देखा कि यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट लग रहा है, उसके बाद हैव का प्रयोग हो रहा है। यदि केवल इंट्रोगेटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा, नॉट का यूज किस प्लेस पर होगा, नहीं तो ये क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। इसका रूल नंबर 2 क्या है, कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो आइए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रूल नंबर 2 यदि आएगा तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लिखिए, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कब, क्यों, कहां, ये क्या है, ETC, ये क्वेश्चन वर्ड है। यदि क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। नियम निम्न है, कह रहा है कि यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आए, हिंदी सेंटेंस के बीच में आए, तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। आप ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे, तो आप इसे ध्यान देंगे। आइए हम इसके फॉर्मूले को नोट करते हैं कि इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप उसी की क्वेश्चन वर्ड जो दिया है उसी की इंग्लिश लिख देंगे। उस क्वेश्चन वर्ड की, QW माने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। क्या दिया है तो व्हाट लिख देंगे, क्यों दिया है तो वाई लिख देंगे, कब दिया है तो व्हेन लिख देंगे, कैसे दिया है तो हाउ लिख देंगे, ETC। इस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा उसकी हम इंग्लिश यहां लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल। क्या है डियर स्टूडेंट, विल या शैल। थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आप लिखोगे, बोले, यदि नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो नाट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव का यूज हो जाएगा। यदि नाट है तो नाट है,
यदि नॉट नहीं है तो ओनली हैव का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो आप उसका ट्रांसलेशन कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख रहे हैं जो बीच में दिया गया है, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है? आप देखिए बोर्ड पर हमने वही चीजें लिखी है जो मैंने बोला है। ठीक है, अभी ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे, समझ में आएगा और बेहतर। आइए हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशन एक लिखते हैं। ठीक है, ग्वाला, ग्वाला माने मिल्क मैन, ग्वाला दूध कब बेच चुका होगा। कह रहा है कि ग्वाला दूध कब बेच चुका होगा। कौन बेच चुका होगा? ग्वाला। अब बीच में क्या आ गया? कब आ गया। बीच में क्या आ गया? कब आ गया। तो ग्वाला दूध कब बेच चुका होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें नहीं शब्द नहीं आया है। तो यदि नहीं शब्द नहीं आया है तो यह कौन सा सेंटेंस हो गया है? यह केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। कौन सा सेंटेंस हो गया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ग्वाला दूध कब बेच चुका होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां आप कब की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, कब की स्पेलिंग क्या होगी? व्हेन। क्या होगी? व्हेन। हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल। व्हेन विल द मिल्कमैन, मिल्क माने दूध, MILK मिल्क, मैन, मैन माने आदमी, मिल्क मैन माने ग्वाला। व्हेन विल द मिल्क मैन हैव, ठीक है, बेचना का सेल, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, हैव सोल्ड द मिल्क, हैव सोल्ड द मिल्क। कह रहा है ग्वाला दूध कब बेच चुका होगा। When will the milkman have sold the milk? क्लियर है? आपने देखा यहाँ नाट नहीं दिया है, इसीलिए नाट का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर है? किसी भैया को कोई डाउट है? एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, कवि कविता क्यों नहीं लिख चुका है। कवि कविता क्यों नहीं लिख चुका होगा। देखिए क्यों नहीं आ गया डियर स्टूडेंट, यह आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि बीच में नहीं भी आया है और क्यों भी आया है। बीच में क्यों आने से यह रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो अभी इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। यदि बीच में क्यों आया है तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई।
तो आप क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाई विल द पोएट, पोएट आपका सब्जेक्ट है, वाई विल द पोएट, अब नॉट है ना, नॉट हैव रिटेन द पोयम, वाई विल द पोएट नॉट हैव रिटन द पोयम, कवि कविता क्यों नहीं लिख चुका होगा, तो क्यों बीच में आया है, तो डियर स्टूडेंट हम उसी की इंग्लिश लिखे हैं, वाई विल द पोएट नॉट हैव रिटन द पोयम, अतः कवि कविता क्यों नहीं लिख चुका होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा रूल नंबर 2 का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जा रहा है। यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जा रहा है तो हम उसी की इंग्लिश लिख रहे हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख रहे हैं। यदि नाट आ रहा है तो नाट का प्रयोग कर रहे हैं और नहीं तो नहीं कर रहे हैं। अर्थात बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो नाट अवश्य आएगा, और यदि केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नाट का प्रयोग नहीं होगा। डियर स्टूडेंट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए आप लोग कंटिन्यू मेरे क्लास को देख रहे हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट या छात्र जुड़े हुए हैं, यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, तत्काल शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आगे इस तरह से हम लोग पढ़ते रहें और आपको कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होता रहे। तो आप इसे नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लें। आगे फिर से मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस टेंस की है, वह होगी बिफोर। कैसे बिफोर का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्लियर है, तो नोट करें। देखिए हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था पूर्व या पहले की इंग्लिश, पूर्व या पहले, पर ट्रांसलेशन कैसे, उसमें दोनों होता था, आफ्टर का भी यूज होता था और बिफोर का भी यूज होता था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल बिफोर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बिफोर। यदि दो सेंटेंस, मान लीजिए दो सेंटेंस आपका दिया है, बिफोर, BEFORE, बिफोर माने पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। यदि दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हो तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ये पढ़ने हम जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां अक्सर होती हैं, कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि दो टेंस में पूर्व या पहले आ जाएगा, एक पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा और दूसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन आपको पहचानना है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बिफोर आएगा उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा वह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव या शैल हैव होगी। क्लियर है, किसी को कोई संदेह, किसी को कोई डाउट। अब हम लिखने जा रहे हैं, यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हों तो, यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हो तो
ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हो, पूर्व या पहले मतलब बिफोर से जुड़े हो, तो उनके ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। अर्थात हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए नंबर 1, सर्वप्रथम द्वितीय द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन सर्वप्रथम द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे यह आपको ध्यान रखना है। यदि द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन पहले बनाएंगे तो किस टेंस में बनाएंगे, वह आपका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट किस में बनाएंगे गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बिफोर से यदि जुड़ा हुआ है तो द्वितीय वाले सेकंड वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस में गाइस बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्लियर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी आपने पढ़ा है तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना लेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या लिखेंगे, पूर्व या पहले की इंग्लिश बिफोर। द्वितीय नंबर पर क्या होगा, पूर्व या पहले की अंग्रेजी, पूर्व या पहले की अंग्रेजी। पूर्व या पहले की अंग्रेजी क्या लिखोगे बेटा, बिफोर। ठीक है, पूर्व या पहले की अंग्रेजी सेकंड नंबर पर लिख देंगे, और थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे, अंत में प्रथम अथा फर्स्ट, अंत में प्रथम वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। अंत में किसका ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, प्रथम वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे ये देखना है। यही पर हम गलतियां करते हैं। अंत में प्रथम वाक्य जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपने क्या देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यदि दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं तो दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बना रहे हैं, एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं और एक का आप ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो इसे आप नोट करिए। अब हम इस पर ट्रांसलेशन बना रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। आपके पेपर से या आपके पेपर से या आपके कंपटीशन से ये जरूर आएगा, इसीलिए आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए, इसे नोट करिए। ठीक है, नोट कर लें। नोट कर लिए। आगे आइए, कैसे हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आइए हम लिखते हैं सूरज छिपने से पहले सूरज छिपने से पहले मैं घर वापस या मैं घर पहुंच चुका था, पहुंच चुका हूंगा। ये देखिए, कह रहा है सूरज छिपने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूंगा। आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, पहले आया है, पहले में ये फर्स्ट और ये सेकंड सेंटेंस है। ये कौन सा सेकंड है? ये आपका सूरज का छिपना क्या है? फर्स्ट है। अभी सूरज छिपा भी नहीं है, उससे पहले ही मैं क्या घर पहुंच चुका हूंगा। तो मैंने कहा है यदि दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हों तो सर्वप्रथम हम द्वितीय सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। और किस टेंस में बनाते हैं? वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो मैं घर पहुंच चुका हूंगा, तो आप देखिए इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। आई shall have arrived या reached, दोनों लिख सकते हैं। arrived at home before the sun sets। सूरज एक वचन है, इसीलिए यस आई यस का यहां यूज हुआ है। आपने देखा कि जो सेकेंड सेंटेंस है उसको हमने किस में बनाया? उसको हमने बना दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हमने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट देखिए, मेरे आने से पहले तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे। कह रहा है मेरे आने से पहले तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे। कौन नहीं लिख चुका होगा? तुम। देखिए पहले बिफोर से जुड़ा है कि नहीं?
तो हम सबसे पहले क्या, तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, इसको हम बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। देखिए, तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, और किस टेंस में ये बनेगा डियर स्टूडेंट, यह बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आइए, यू विल नॉट हैव, देखिए दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। यू विल नॉट हैव रिटेन, will not have written a letter। देखिए द्वितीय सेंटेंस का हमने पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन बना दिया। यू विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर, अब पूर्व या पहले की स्पेलिंग बिफोर, बिफोर आई, अब इसको प्रेजेंट में बनाएंगे, आई कम, आई कम। कह रहा यू विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, या तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे मेरे आने से पहले। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। क्या पिताजी के आने से पहले मैं सब्जी नहीं ला चुका हूंगा। देखिए, यह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, और रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, और क्या से जब स्टार्ट रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। तो देखिए, क्या पिताजी के आने से पहले मैं सब्जी नहीं ला चुका हूँगा, तो पहले हम बनाएंगे क्या मैं सब्जी नहीं ला चुका हूँगा। देखिए गलतियां यहाँ होती हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, यह हमको बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो द्वितीय सेंटेंस के साथ क्या का ही प्रयोग करेंगे, क्या मैं सब्जी नहीं ला चुका हूँगा। क्लियर है? तो क्या मैं सब्जी नहीं ला चुका हूँगा ये बनाएंगे किस टेंस में डियर स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बनाइए, आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई के साथ शैल, शैल आई नॉट है। देखिए, शैल आई नॉट है, लाना का ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट। शैल आई नॉट है ब्रॉट क्या, सब्जी। वेजिटेबल्स, कह रहा है क्या मैं सब्जी नहीं ला चुका हूंगा। हो गया कि नहीं हो गया, किस टेंस में हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। शैल आई नॉट है ब्रॉट वेजिटेबल्स बिफोर फादर, आना का कम, और कम में यस या यस अवश्य जुटेगा, तो फादर्स कम्स। कह रहा है क्या पिताजी के आने से पहले मैं सब्जी नहीं ला चुका हूंगा, शैल आई नॉट है ब्रॉट वेजिटेबल्स
बिफोर फादर्स कम्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से देखा कि यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं तो हम उनका ट्रांसलेशन कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। आगे तब कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसे नोट करिएगा कैसे आपके पेपर में आएंगे। ओके, देखिए फिलअप करने के लिए आ जाए कि वर्ब कैसे भरेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स, वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के करेक्ट फॉर्म को कैसे भरेंगे वो आप देखेंगे। मान लीजिए आपके पेपर में दे देता है कुछ स्टूडेंट एक सोच रहे थे कि पास्ट परफेक्ट में भी बिफोर आ रहा है और फ्यूचर परफेक्ट में भी बिफोर आ रहा है, तो हम कैसे एक क्लियर करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आई शैल हैव दे दिया तो आप समझ जाएंगे यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेगा तो आपके दिमाग में तुरंत यह क्वेश्चन करेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो दिया गया है पूर्व या पहले से जोड़ने के लिए, उसमें एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरा सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। क्लियर है, यही आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों में बिफोर का प्रयोग होता है और दोनों में ट्रांसलेशन के रूल अलग अलग हैं। और फ्यूचर में क्या है, एक प्रेजेंट में बन रहा है, एक फ्यूचर में बन रहा है। द आई शैल हैव, कह रहा आई शैल हैव बाथड बिफोर द सन। अब ये किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो राइज बिफोर द सन राइज। राइज माने निकलना, सूरज निकलने से पहले मैं स्नान कर चुका हूंगा। क्लियर है, एक और देखिए, आई शैल हैव ब्रैकेट में वर्शिप बिफोर द प्रीस्ट ब्रैकेट में कम। कह रहा है, क्या कह रहा है, आपका क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान देखेंगे कि कह रहा है कि आई शैल हैव
ब्रैकेट में वर्सेप बिफोर द प्रेस्ट कम। यदि बिफोर से जुड़ गया तो शैल हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वर्सेप्ड, ईडी लग जाएगा, WORSHIPED। यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? वर्सेप्ड। क्या लिखोगे? आई शैल हैव वर्सेप्ड बिफोर द प्रीस्ट। अब बिफोर के बाद जिसका हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं वह किस में बनाएंगे? वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और प्रीस्ट सिंगुलर नंबर एक वचन है, इसीलिए कम में यस या यस जोड़ेंगे तो द प्रीस्ट कम्स, द प्रीस्ट कम्स। कह रहा आई शैल हैव वर्शिप्ड बिफोर द प्रीस्ट कम्स, अर्थात पुजारी के आने से पहले मैं पूजा कर चुका हूं। क्लियर है? आपने इस तरह से देखा कैसे हम भरेंगे वर्ब के फॉर्म को, कैसे हम खाली जगह पर भरेंगे, चाहे वह पास्ट परफेक्ट टेंस का हो और चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी कंप्लीट किया और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भरने के लिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर भी आप लोगों ने एक्सरसाइज किया। और पास्ट परफेक्ट टेंस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम लोगों ने शुरू में एक्सरसाइज किया। तो डियर स्टूडेंट मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको टेंस समझ में आ रहा है और आप इसको पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा भटकने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके सिलेबस को लेकर चल रहा हूं और आपके सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसे भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, आपको जानकारी देंगे, उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। आप प्रतिदिन आइए, हमारे चैनल को देखिए, हम लाइव भी रहते हैं 7 बजे में 5 मिनट कम रहे तभी हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है, था 7 बजे कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं उनसे अपील है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होता रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लें।